बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 17। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। अगर हम कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स आयन होता क्या है। कॉम्प्लेक्स आयन एक ऐसा आयन है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम इज़ बॉन्डेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़। दरमियान में एक सेंट्रल का मेटल एटम होगा जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे, और उसको चारों तरफ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ने घेरा हुआ होगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखें, ये सेंटर में जो है ये मैग्नीशियम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और ये इसके गिर्द जो है ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन इट इज़ एक्ट एज लेविस एसिड। हमने लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और ये सेंट्रल में जो है वो मेटल एटम होगा जिसको हम मेटल आयन कहेंगे। लिगेंड्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ होंगी जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़। अब लिगेंड्स क्या है? ये कोई आयन हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और अगर हम लेविस के अकॉर्डिंग देखें तो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होती हैं? बेसिस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही हैं, लिहाजा ये क्या है? लेविस बेसिस। और दे फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। ऑब्वियसली जब हमने पढ़ा था लेविस कॉन्सेप्ट तो उसके अंदर हमने पढ़ा था एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जो बेस होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, और जब दरमियान में बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर लिगेंड्स के बारे में पूछा जाए तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ हैं, ये मॉलिक्यूल या आयन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये लेविस बेसिस होते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल हैं। हर वो मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या नाम देंगे? लिगेंड्स का नाम देंगे। ये देखें, H2O में 2 लोन पेयर है, अमोनिया NH3 के अंदर 1 लोन पेयर है, क्लोरीन के ऊपर भी 1 होता है, और साइनाइड के अंदर भी 1 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इसके अंदर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन के दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड की तादाद होगी, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम दें। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें थी। सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन जो कि लेविस एसिड का काम करेगा, ये वो वाला हमारा मेटल का आयन होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। दूसरा लिगेंड्स वो वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के दरमियान कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हैं। क्लियर? तो हमारा जो मेन टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ग्रुप 2 एलिमेंट्स के। ग्रुप 2 एलिमेंट्स हम इनके अंदर देखेंगे कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमने एक एग्जांपल ली, इसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स आयन देखा। इसमें मैग्नीशियम सेंटर में है तो ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया। अब ये जो H2O है ये लिगेंड्स हैं इसके साथ। अब हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6। हम कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर मैग्नीशियम का है 6। क्लियर? तो ये एक इसका कॉम्प्लेक्स आयन है। आगे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती है, जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो उनकी एबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? डी सब शेल होता है, काफ़ी इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकते हैं, उनके अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो उसके अंदर कैपेसिटी होती है।
लेकिन ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं ये भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, स्पेशली द टॉप ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट। वो वाले एलिमेंट जो ग्रुप 2 की टॉप पर प्रेजेंट हैं उनकी हम रीज़न देखते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिहाजा वो बहुत सारे लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। एबिलिटी इज़ फॉर लेस फॉर द ग्रुप 2 एलिमेंट। इनके अंदर बहुत कम एबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं ये लिगेंड्स जो हैं वो अपने साथ अटैच करके कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो एबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। लेकिन फिर भी ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं उनमें जो टॉप वाले एलिमेंट हैं जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की वजह से वो क्या करेंगे, लिगेंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, इसमें हम देखेंगे वो कौन सा फैक्टर है जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड्स जो है उनको अपने साथ अटैच करेंगे। तो पहला जो इनका मेन फैक्टर है उसको हम कहते हैं साइज़ एंड चार्ज। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। अगर चार्ज टू साइज़ रेशो, इसको हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। इसको निकालने का सिंपल मेथड होता है कि एक एटम का जितना भी चार्ज है उस चार्ज को हम ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, उस चार्ज को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे साइज़ पे। तो इसको हम कहते हैं चार्ज टू साइज़ रेशो। तो जितना कोई एटम जो है उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा, साइज़ छोटा होगा, तो हम कहेंगे उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशीज़ जिनको हमने लिगेंड्स का नाम दिया था उनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स आयन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आल ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव +2 चार्ज बट द साइज़ वेरीज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनका साइज़ बढ़ेगा, जब साइज़ बढ़ेगा तो इनकी चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साइज़ बढ़ने की वजह से चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कहेंगे कि हम ऊपर से नीचे आते वक्त डाउन द ग्रुप इनकी कॉम्प्लेक्सेस आयन फॉर्मेशन की एबिलिटी भी कम होती जाएगी। व्हेन द ग्रुप 2 एलिमेंट डिज़ोल्व इन वाटर। अब इनको हम देखते हैं कि वाटर के अंदर ये कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं जब इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो ये क्या करते हैं, दे आर हाइड्रेटेड, दे आर सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन के इनमें जो है वो ये फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हम किसी भी ग्रुप 2 के एलिमेंट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वाटर के अंदर 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं, 2। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एज ए लिगेंड काम कर सकता है। तो हम कहते हैं जब हम किसी ग्रुप 2 की मेटल को यहाँ पर ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो क्या होगा, वो वाले ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो सेंट्रल मेटल आयन बन जाएंगे और जो लिगेंड्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड काम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बेरिलियम की। बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। बेरिलियम का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जी। ये देखिएगा सेंटर में है बेरिलियम। अगर बेरिलियम दरमियान में है तो इसको 4 वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर लेंगे। एक यहाँ से आके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा H2O, एक यहाँ से डोनेट करेगा H2O, एक यहाँ से डोनेट करेगा H2O, एक यहाँ से डोनेट करेगा H2। और अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 6। इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं H2O, 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 6 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू मैग्नीशियम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से जो मैग्नीशियम है और बेरिलियम है ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो हम इसके अंदर जो मेन फैक्टर डिस्कस करते हैं वो है इनका साइज़। हम कहते हैं कि जो मैग्नीशियम है इसका साइज़ ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम।
उनके डाउन द ग्रुप आएंगे तो इसका साइज़ मैग्नीशियम का बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो इसका साइज़ ज़्यादा है, चार्ज तो दोनों पे सेम है, लेकिन जब साइज़ बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि उसके गिर्द जो स्पेस है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर पाएंगे। क्लियर है? तो हम कहते हैं मैग्नीशियम का साइज़ ज़्यादा है, इसलिए इसको सराउंड करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, जिसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें जो है इनको याद कर लेना। तो इनको हम कहते हैं एक्वा कॉम्प्लेक्सेस, इनके वाटर के अंदर जो वाटर के अंदर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। इसकी जो शेप होगी, इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल, और ये जो 6 वाला है इसकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। तो मैग्नीशियम अगर इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं तो ये है ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा, और अगर बेरिलियम है इसके साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं तो ये क्या करेगा, टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा। तो यहाँ पर हम इसी तरह से बहुत सारे इनके कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। इस तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 ही है। लेकिन इसमें जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनकी जो अट्रैक्शंस होती हैं, इंट्रैक्शन बिटवीन द लिगेंड्स एंड मेटल आयन, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाती हैं। स्मॉलर आयन्स ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट मेक द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनके कॉम्प्लेक्सेस क्या बनेंगे, स्टेबल। लेकिन अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, जैसे हम मूव करते जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इनके कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज कैन फॉर्म मोर देन 1 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे हमने कहा किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, किसी का 4 है, और ये क्या करती हैं फिर रिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाती हैं। रिंग स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कैल्शियम का, कैल्शियम जब EDTA के साथ स्ट्रक्चर बनाता है तो इसका रिंग स्ट्रक्चर बनता है। EDTA क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसको हम लिगेंड भी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स होती हैं। हम यूँ कह सकते हैं इसके अंदर 6 ऐसी जगह हैं जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसका नाम क्या है, E से इथाइलिन, D से डाईअमाइन, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या नाम है, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, और इसको कहते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ये देखें कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन का EDTA के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, EDTA को अपने साथ अटैच करके ये वाला कंपाउंड बनाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखें इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये देखें ये दरमियान में आपको कैल्शियम नज़र आ रहा है, ये कैल्शियम है Ca2+। अब ये जो है ये इथाइलिन का कंपाउंड है जिसको हमने कहा था EDTA, इथाइलिन, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, इसके साथ यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, CH2, CH2। अब ये जो है ये एक तो यहाँ से इसको नाइट्रोजन, यहाँ से भी नाइट्रोजन, 1 2 बॉन्ड इसके हो गए, और एक हम देखेंगे ये COO नेगेटिव, इसको हम कहते हैं ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ से ये इसको डोनेट करेगा नेगेटिव COO नेगेटिव। तो टोटल देखा जाए तो 2 इसको नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं अपने लोन पेयर, और 4 जो हैं वो आ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। यहाँ से COO नेगेटिव एक ये डोनेट करेगा, एक COO नेगेटिव ये डोनेट करेगा, एक COO नेगेटिव ये, एक COO नेगेटिव ये। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6, क्योंकि हम कहेंगे इसमें 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हैं, 2 नाइट्रोजन की वजह से, 3 4 5 6, 2 जो हैं वो बनेंगे नाइट्रोजन की वजह से, और 4 जो हैं वो बनेंगे COO नेगेटिव की वजह से। तो इसको हम कहते हैं EDTA में भी हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्सा का मतलब ये 6 है, हेक्साडेंटेट चीलेट भी इसको कहते हैं। तो ये क्या करेगा, एक से ज़्यादा जो है वो लॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है। तो ये आपने सिंपल देख लेना है, आपकी बुक में इसका स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे समझाने के लिए मैंने इसको लिया हुआ है। आगे देखते हैं इसके यूजेस। ये 2 पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए,
जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। अगर हार्ड वाटर से इनको रिमूव कर लिया जाए तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। तो हम कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका पहला यूज़ है। दूसरा, इट यूज टू रिमूव द टॉक्सिक मेटल्स फ्रॉम द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिक मेटल या कोई भी मेटल जो एक्सेस में हो जाती है, जो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है, तो हम उसको निकालने के लिए भी EDTA, कैल्शियम EDTA को इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करेगा? उसमें से जितने भी कैल्शियम होंगे उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना के उनको बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है? तो ये किसका आगे लाइन थी वो भी देख लें। इफ़ द कैल्शियम आयन आर टू हाई are too much in body, so they are removed with the help of CaEDTA। इसको हम कैल्शियम EDTA की फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक और होंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे वो काइंडली बाकी वाले लेक्चर्स को भी समझें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर नहीं तो कमेंट्स में जो टॉपिक, जो लाइन आपको मुश्किल लगी वो आप कमेंट्स में जो है उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।